हेलो एवरीवन और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग सोशल ड्रामा की। अगर आपको लगता है कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स बोरिंग होते हैं तो सोच लीजिए कि एटम्स ना बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव करते हैं। कुछ लोग बहुत जेनरस होते हैं और कुछ लोग बहुत ग्रीडी। तो आज हम इन्हीं सोर्स मटेरियल्स को यूज करके एक्सप्लेन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और देखेंगे कि ये गिव एंड टेक का बिजनेस एक्चुअली में कैसे चलता है। लेट्स डाइव राइट इन। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले हम द जेनरस मेटल एटम्स के बारे में समझेंगे। उसके बाद वी लुक एट अंडरस्टैंडिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फिर देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स मीट ग्रीडी ऑक्सीजन, फॉलोड बाय द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। और आखिर में कुछ एक्सेप्शंस को कवर करेंगे, स्पेसिफिकली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऑलराइट, पार्ट 1, द जेनरस मेटल एटम्स। पीरियोडिक टेबल की इस कहानी में मेटल्स हमारे एब्सोल्यूट हीरोज हैं, एकदम बड़े दिल वाले कैरेक्टर्स। नाउ यू माइट बी वंडरिंग, अगर मेटल्स सच में इतने जेनरस होते हैं तो उसका एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है? आई मीन, व्हाई डू दे ऑलवेज एंड अप फॉर्मिंग पॉजिटिव आयन्स? जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना घर छोड़कर जाता है तो उस एटम पर क्या असर पड़ता है? लेट्स जूम इनटू अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू फिगर दिस आउट। एक सोडियम एटम को इमेजिन कीजिए। उसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इन द फर्स्ट शेल, 8 इन द सेकेंड एंड जस्ट 1 लोनली इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। अब ऑक्टेट रूल क्लियरली कहता है कि भाई साहब स्टेबल होने के लिए बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए। अब सोडियम को 7 नए इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा? लिटरली कोई नहीं। तो सोडियम को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने इस एक अननोइंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लात मार के बाहर निकाल देता है। इलेक्ट्रॉन गया, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ और एटम बन गया एक स्टेबल पॉजिटिव कैटायन। सी, बड़े दिल वाले generous givers। Moving on to part 2, understanding ionization energy। ये जो गिविंग नेचर है ना, ये अचानक से तो नहीं आता, राइट? इसके पीछे एक प्रॉपर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। आयनाइजेशन एनर्जी को थोड़ा ध्यान से समझिए। ये वो एग्जैक्ट एनर्जी है जो एक एटम को चाहिए होती है अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को लिटरली धक्के मार के निकालने के लिए। बेसिकली इसको ऐसे सोचिए कि अगर आपको एक लेजी टेनेंट को अपने घर से निकालना है तो कितनी एनर्जी लगेगी? बस वो एनर्जी ही आयनाइजेशन एनर्जी है। इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी काफी लो होती है। उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपने इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, इसलिए वो आसानी से दे देते हैं और पॉजिटिव कैटाइन्स बन जाते हैं। दूसरी तरफ आते हैं हमारे नॉन मेटल्स जैसे ऑक्सीजन या क्लोरीन। ये ना थोड़े लालची टाइप के होते हैं। उन्हें स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स हर हाल में चाहिए होते हैं, तो वो डेस्परेटली दूसरों से इलेक्ट्रॉन्स छीन लेते हैं और नेगेटिव एनाइंस बन जाते हैं। अब आते हैं पार्ट 3 पर, मेटल्स मीट ग्रीडी ऑक्सीजन। क्या होता है जब एक बहुत ही जेनरस देने वाला एक बहुत ही ग्रीडी लेने वाले से मिलता है? लेट्स फाइंड आउट। केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक और फाउंडेशनल रूल यहाँ फॉर्म होता है। जब भी आपका जेनरस मेटल हमारे ग्रीडी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, द अल्टीमेट रिजल्ट इज ऑलवेज अ मेटल ऑक्साइड। लेट्स लुक एट हाउ दिस सबएटॉमिक ट्रांजैक्शन एक्चुअली गोज डाउन। लेट्स ब्रेक दिस डाउन विद एन एग्जाम्पल। मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के पास एग्जैक्टली 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो मैग्नीशियम एकदम दोस्ती वाले टोन में बोलता है, भाई मेरे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज कर ले, मेरे लिए तो वैसे भी यूजलेस है। ऑक्सीजन खुशी खुशी उन्हें तुरंत ले लेता है। मैग्नीशियम ने दिए, ऑक्सीजन ने लिए और दोनों के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, गिविंग अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट्स द परफेक्ट गिव एंड टेक। लेकिन कभी कभी डील थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ऑक्सीजन तो वही लालची है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ही चाहिए किसी भी हालत में। पर अगर सोडियम की बात करें तो वो सिर्फ एक ही दे सकता है। फिर क्या होगा? ऑक्सीजन रोते रोते बैठ जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। सोडियम अपने एक दोस्त को बुलाएगा, एक और दूसरे सोडियम एटम को। दोनों सोडियम एटम्स मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, तब जाके उस ग्रीडी ऑक्सीजन का पेट भरेगा और जो नया कंपाउंड बनेगा वो होगा Na2O। सो एज यू कैन सी, 2 सोडियम लग गए सिर्फ एक ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करने में। So the absolutely crucial point here is that because of this clear exchange, complete give and take of electrons, ions create होते हैं और इन्हीं आपस में tightly जुड़े हुए positive और negative ions की वजह से सारे metal oxides fundamentally strictly ionic compounds होते हैं। Okay, let's shift gears now to part 4, the basic nature of oxides। अब थोड़ा subatomic level से ऊपर आते हैं और देखते हैं कि real macro world में ये metal oxides behave कैसे करते हैं। अगर आप इन मेटल ऑक्साइड्स को पानी में डालेंगे तो ज्यादातर घुलेंगे ही नहीं,
दे आर मोस्टली इनसॉल्युबल। लेकिन एक्सेप्शंस तो हमेशा होते हैं, राइट? कुछ खास मेटल ऑक्साइड्स पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और उन डिसॉल्व्ड सॉल्यूशंस को हम एल्कलीज कहते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड पानी से मिलकर बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड बन जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जरा उनके फाउंडेशनल केमिकल बिहेवियर को देखिए। मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड्स भी कहा जाता है क्योंकि उनका नेचर नेचुरली ही बेसिक होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इनकी मुलाकात किसी एसिड से करवाएंगे तो वो क्लासिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और रिजल्ट में हमें सिर्फ नमक और पानी यानी सॉल्ट और वाटर मिलेगा। दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स दैट एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि एक मेटल ऑक्साइड या बेस है, वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब कैल्शियम देखता है कि HCl के अंदर हाइड्रोजन बैठा है। कैल्शियम बेसिकली कहता है तेरी क्या मजाल। क्योंकि कैल्शियम रिएक्टिविटी सीरीज में काफ़ी ऊपर है, वो लिटरली हाइड्रोजन को मुक्का मार के बाहर निकाल देता है और उसकी जगह खुद ले लेता है। बूम, बन गया कैल्शियम क्लोराइड, जो हमारा सॉल्ट है, और साथ में बेचारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर यानी H2O बना लेते हैं। Now please watch out for this classic exam trap. It's a big one. अगर आप सिर्फ कॉपर मेटल को एसिड में डालेंगे तो एब्सोल्युटली नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है। वो इतना वीक है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप कॉपर ऑक्साइड लेंगे, जो अब एक बेस बन चुका है, तो एसिड के साथ रिएक्शन डेफिनेट तौर पर होगा। वो कॉपर सल्फेट नाम का सॉल्ट और पानी बनाएगा। सो रिमेंबर, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज बेस मेटल से बिल्कुल अलग होती हैं। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी और सच में सबसे स्पाइसी सेक्शन पर, पार्ट 5, एक्सेप्शंस, एम्फिटेरिक ऑक्साइड्स। केमिस्ट्री में बिना एक्सेप्शंस के कहानी पूरी कहाँ होती है, राइट? हमने अभी अभी सीखा कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, राइट? वेल, मीट द रंग बदलू मेटल ऑक्साइड्स। कुछ स्पेशल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो जरूरत पड़ने पर बेसिक बिहेव करते हैं और जब हालात डिमांड करें तो मैजिकली एसिड की तरह बिहेव करने लगते हैं। इन्हीं शेप शिफ्टिंग दो मुहे ऑक्साइड्स को हम फॉर्मली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में एकदम छाप लीजिए। दीज आर 2 क्लासिक एग्जाम्पल्स यू लिटरली मस्ट मेमोराइज। पहला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है जिंक ऑक्साइड। ये दोनों ऐसे स्पेशल एक्सेप्शंस हैं जो एसिड के सामने बेस बन जाते हैं और बेस के सामने एसिड बनकर रिएक्ट करते हैं। इनकी इसी यूनिक डुअल प्रॉपर्टी के कारण इन्हें एम्फोटेरिक कहा जाता है। सो लेट मी आस्क यू दिस, नोइंग व्हाट वी नो नाउ, आर ऑल मेटल ऑक्साइड्स स्ट्रिक्टली बेसिक? बिल्कुल नहीं। जब भी आपसे ये जनरल स्टेटमेंट पूछी जाए, आपके दिमाग में तुरंत वो प्लॉट ट्विस्ट आना चाहिए। होल्ड ऑन, व्हाट अबाउट द एम्फोटेरिक वंस लाइक एल्यूमिनियम एंड जिंक? टू रैप थिंग्स अप, यहाँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सोच छोड़कर जा रहा हूँ। द कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस ऑफ मेटल्स, उनका एसिड से भिड़ना, ऑक्सीजन से इतनी गहरी दोस्ती करना, ये सब उलट पुलट एक्चुअली में कुछ और नहीं, बस एक सिंपल सोशल ट्रांजैक्शन है। कौन कितना बड़ा दिल वाला गिवर है और कौन कितना बड़ा लालची टेकर है। नेक्स्ट टाइम यू सी अ केमिकल रिएक्शन, डोंट जस्ट सी द लेटर्स और नंबर्स, आस्क योरसेल्फ हु इज एक्चुअली मेकिंग द डील। इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप एनालाइजिंग, कीप क्वेश्चनिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।